हाँ भाई, गुड इवनिंग राधे। 2100 प्रश्नों की सीरीज अपने चल रही थी। 2100 प्रश्न में से 1300 प्रश्न जो थे ना दोस्तों, अपन ने पहले की क्लास में कर लिए थे। इससे पहले की क्लास में अपन ने 1300 प्रश्नों का सफर तय कर लिया था। अब तो चलेंगे अपन, आज लेकर के चलेंगे 1301 से लेकर के 1350 तक का जो सफर होगा दोस्तों वह चलेगा। 1301 से लेकर के 1350 तक का सफर जो होगा ना वह चलेगा। अब देखिए, आपको थ्योरी की क्लासेस तो साथ साथ में मिल ही रही होगी। शिक्षण वीडियो की मैं आपको क्लासेस अलग अलग से डाल ही रहा हूँ। प्रत्येक शिक्षण विधि की आपको अलग अलग से क्लास मिल रही होगी। थ्योरी की क्लास भी चल रही होगी दोस्तों। तो जैसे ये 2100 प्रश्न हो जाएंगे तो हम क्लासेस और पढ़ा देंगे। थ्योरी की क्लासेस आगे मैं कोशिश करूंगा कि इस अप्रैल के अंतर्गत आपके शिक्षण वीडियो क्या करूँ, पूरी की पूरी करवा दूँ। अप्रैल के बाद में शिक्षण वीडियो में कुछ आपके बचे ही नहीं। मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ और मुझे पता है कि मैं लगभग 100% सही कर दूंगा। और 2100 प्रश्नों को मैं सही 2100 प्रश्नों के साथ में भी थ्योरी क्लासेस भी आपके अप्रैल में कर दूंगा। घबराओ मत कि क्लासेस कम आ रही है सर, है ना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब होगा। इतनी भी कम आ रही होगी ना तब भी होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्लासेस कम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संडे वनडे आएगी तब बारी बारी क्लासेस आ जाएंगी। 4-4 5-5 क्लासेस आपको एक दिन में मिल जाएगी। कोई घबराने जैसी बात नहीं है। कोर्स आपका हो जाएगा, 100% हो जाएगा बिना किसी समय के। हाँ, आज सूचना और क्लास खत्म होने के बाद में आप जाना मत। यह क्लास खत्म हो जाएगी अपनी लगभग 10 बजे के आसपास अपनी ये क्लास खत्म हो जाएगी। 10 बजे क्लास होते ही ना अगले 10 मिनट के गेप के बाद में वापस आपकी एक थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। थ्योरी क्लासेस भी अब साथ में आएगी। तो 5-10 मिनट में आप जो भी ना ब्रेक करना हो करके 10 मिनट में वापस आ जाना। 10 मिनट जस्ट बाद में ना आपको जाकर के देखना भी नई थ्योरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे सब्जेक्ट के लिए टॉपिक है ना। जैसे 2 या 4 प्रश्न बैठने की 100% संभावनाएं रहती है, वैसा टॉपिक में लेकर के आया हूँ जिसको हम वहाँ पढ़ेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पर। क्या कहता है पहला प्रश्न आज का? पहला प्रश्न है कि जब विद्यार्थी किसी लेख को सामान्य से हटकर लिखता है तो लेख कहलाता है। कि जब कोई स्टूडेंट है, जब कोई विद्यार्थी है, किसी लेख को लिख रहा है, किसी गद्यांश किसी लेख को वो लिख रहा है, वह लेख सामान्य से हट करके लिख रहा है। सामान्य से हट करके मतलब जो लेख सारे बालक लिख रहे हैं उस टाइप का नहीं लिख करके वो कुछ नया लिख रहा है, कुछ अलग लिख रहा है दोस्तों। तो सामान्य से हट करके यदि कोई काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे भाई? सुसम्मत कहें, मौलिक कहें, क्रमबद्ध कहें या कोई नहीं कहें? कोई नहीं तो आपका आंसर नहीं होगा। क्रमबद्धता की यहाँ पे कोई बात नहीं की, दोनों ऑप्शन तो काट दो। अब ये दोनों बचते भाई, सुसम्मत होगा या मौलिक होगा। तो सुसम्मत और मौलिक के अंदर आपको क्या करना है? ये विद्यार्थी किसी सामान्य से हट करके लिख रहा है। जो लोग सब लिख रहे हैं वो नहीं लिख रहा है, उससे कुछ नया लिखने की कोशिश कर रहा है। मुझे बात बताओ, सामान्य लोग लिखते हैं वो एक जैसी बात लिखते हैं, और जब भी आदमी सामान्य से हट करके कोई नई चीज लिख रहा है मतलब अपने भाव लिख रहा है, अपने विचार लिख रहा है। सामान्य लोग मतलब सब जो बच्चे लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं? याद किया हुआ लिख रहे हैं। वो सामान्य से हट करके कुछ लिख रहा है मतलब अपने विचार लिख रहा है, अपने मन से कुछ लिख रहा है। तो अपने मन से जो लिखना होता है वो क्या कहलाता है? आपका मौलिक कहलाएगा। यहाँ पे सुसम्मत नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा ना भाई, क्या हो जाएगा? बी जो है आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था कहलाती है। भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था कहलाती है। भाषा के रूप में भाषा के रूप में सार्थक, सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ के सहित। सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ के सहित, अर्थ के साथ में, अर्थ के साथ में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था कहलाती है। भाषा के रूप में अर्थ स्पष्ट करने वाली और शुद्ध व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? लेखन, वाचन, श्रुति लेख या व्याकरण। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्या पूछ रहा है? सार्थक पूछ रहा है ना, शुद्ध पूछ रहा है कि किसके अंदर अर्थ किससे निकालते हैं? व्याकरण से प्राप्त करते ना, किसी भी चीज का अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? व्याकरण के द्वारा किया जाता है ना। यहाँ पे ये पूछ रहा है सार्थक और शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाएगी? तो सार्थक और शुद्ध व्यवस्था आपकी व्याकरण कहलाएगी, क्योंकि भाषा के अंतर्गत किसी का अर्थ ग्रहण करते हैं, किसी के द्वारा जो अपन सीखते हैं अर्थ ग्रहण जो करते हैं ना, किसके द्वारा करते हैं? व्याकरण के द्वारा करते हैं। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा भाई? सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी व्याकरण कहलाती है। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न कि किस गद्यांश को संक्षेप में लिखकर भी
उसका मुख्य भाव व विचार बना रहे वह कहलाता है। कि कोई गद्यांश है जिसको आप किसमें लिख रहे हो, संक्षिप्तीकरण में लिख रहे हो, गद्यांश को किसमें लिख रहे हो, संक्षेप करके लिख रहे हो, छोटे रूप में लिख रहे हो, तो संक्षेप में लिख करके उसका मुख्य भाव व विचार बना रहे। मुख्य भाव या विचार बना रहने का मतलब क्या है कि उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आए, है ना, और उसका जो मुख्य अर्थ है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आए। आप किसी बड़ी चीज का संक्षिप्तीकरण कर दो, उसको छोटे रूप में लिख दो, लेकिन उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, ये कब पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? ये पत्र लिखते हो तो इसमें हो सकता है संक्षेपण, संक्षेपण नहीं है, संक्षेपण होता है ना, संक्षेपण, संक्षेपण में हो सकता है निबंध या कहानी में। तो वो कहानी को यदि आप छोटे रूप में लिखोगे ना, मूल भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। निबंध को आप छोटा करोगे तो पूरा अर्थ का ही अनर्थ हो जाएगा। निबंध तो जैसा होता है वैसे ही आपको प्रकट करना पड़ेगा। निबंध का संक्षिप्तीकरण किया तो अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे। पत्र ऑलरेडी संक्षिप्त होता है, पत्र का मतलब ही क्या होता है, संक्षेप में लिखना। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन काटने के हिसाब से सही देखिए तो अपना उत्तर निकल रहा है बी। बिल्कुल, किसी भी गद्यांश को संक्षेप में लिखकर उसका मुख्य भाव और विचार बना रहना, उस क्रिया को हम कहेंगे संक्षेपण करना। संक्षेपण करने के बाद में मुख्य भाव और विचार में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। संक्षेपण की जो क्रिया होती है दोस्तों मुख्य रूप से मौन वाचन में होती है। मौन वाचन के बाद में संक्षेपण किया जाता है और उसके अंदर मूल भाव और विचार के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ पे आपके उत्तर की सही बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण की दृष्टि से निबंध, शिक्षण की दृष्टि से निबंध, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है कि इसमें से निबंध का पाठ कैसे किया जा सकता है। निबंध जो आप लिखते हो, और हिंदी पाठ्य पुस्तक में आपके निबंध के कुछ पाठ आते थे। निबंध वो नहीं होली दिवाली वाले नहीं, निबंध के जो पाठ आते थे, किसी का खंड का भाग होता था जिसके अंदर निबंध होते थे। तो निबंध को हम क्या कहेंगे, गहन वाचन, गहन अध्ययन, द्रुत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन या कोई नहीं दोस्तों। विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि निबंध कोई विस्तृत नहीं होता। निबंध क्या होता है, 1 से 1.5 पेज का होता है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका कोई विस्तार नहीं हो सकता। फिर द्रुत अध्ययन, निबंध को कभी भी आप तेज गति से नहीं पढ़ सकते, उसको धीरे ही पढ़ना पड़ेगा। द्रुत, क्योंकि निबंध ही आप तेज गति से पढ़ोगे तो उसका मूल भाव आपको समझ में नहीं आएगा, तो द्रुत गति से भी नहीं। निबंध का जो अध्ययन होता है वो होता है दोस्तों गहन अध्ययन, गहराई से घनिष्ठता के साथ में उसको पढ़ना पड़ता है। एक एक टॉपिक को समझते हुए आपको पढ़ना पड़ता है, पूरा गंभीरता के साथ में उसको पढ़ना पड़ता है। तो ये कह रहा है शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है। निबंध अध्ययन दोस्तों गहन अध्ययन का पाठ है, गहराई से उसको पढ़ना पड़ता है। तो ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो निबंध शिक्षक के लिए नहीं है, निबंध शिक्षण के लिए नहीं है, जिसके द्वारा निबंध नहीं, शब्द भंडार में वृद्धि करना, पाठ में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता विकसित करना, कविता पाठ का सस्वर विकास करना, पाठ में आए प्रमुख तथ्यों, विचारों और भाषा से अवगत होने की योग्यता। देखिए, पाठ में आए प्रमुख तथ्यों, विचारों और भाषा से अवगत होने की योग्यता। बिल्कुल, निबंध आप पढ़ोगे तो उस निबंध के अंदर जो भी विचार आए होंगे, जो भी उसके अंदर भाषा का प्रयोग किया होगा, उससे बालक अवगत होगा। ये तो बिल्कुल सही है। ये कह रहा है क्योंकि इसमें नहीं है कि बात मुझसे दोस्तों, ये तो सही है। कविता पाठ का सस्वर विकास करना, इसको एक बार रुकिए, निबंध में कहां से कविता पाठ आ जाएगा। पाठ में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता। बिल्कुल, पाठ में जो निबंध के अंदर जो शब्दों का आपने प्रयोग किया है उस शब्द की व्याख्या भी कर लेंगे और बालक अर्थ ग्रहण भी कर लेगा। इस क्षमता का विकास भी निबंध पाठ से हो जाता है, ये भी सही है। शब्द भंडार में वृद्धि करना, जाहिर सी बात है, बच्चा अगर नए निबंध को पढ़ रहा है तो उसमें पहले से नए शब्द तो होंगे जो उसके शब्द की वृद्धि में क्या करेंगे, भंडार में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो ये ए, सी और डी वाले, ए, बी और डी वाले जो है ना, तीनों ऑप्शन इसके अंदर हो रहे हैं। यदि नहीं होगा तो क्या होगा, कविता पाठ का सस्वर विकास करना। कविता पाठ निबंध के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। सी जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है, गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई गद्यांश आप पढ़ा रहे हो, उसको आपको स्पष्ट करना है, उसकी व्याख्या करनी है, गद्यांश को बच्चों को समझाना है, तो इन चारों में से किसका प्रयोग आप नहीं करोगे। संधि विच्छेद का, अलंकारिक भाषा का, समास विग्रह का या परिभाषा का। दोस्तों, आप गद्यांश समझा रहे हो, उसके अंदर यदि ऐसी कोई चीज आ गई जिसको केवल परिभाषा के माध्यम से समझा सकते हैं तो परिभाषा तो आपको देनी पड़ेगी। कोई ऐसे कठिन शब्द आ गए, क्योंकि शब्दों की व्याख्या करने की विधि है, मैं आपको पढ़ाऊंगा शब्दों की व्याख्या करने की विधि कौन कौन सी होती है। तो ये जो समास विग्रह और संधि विच्छेद है ना दोस्तों, ये शब्दों की व्याख्या करने
करने की विधि है। कोई शब्द यदि बालकों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसका स्पष्टीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। तो संधि विच्छेद और समास विग्रह दोनों का तो काम होगा, क्योंकि शब्दों की व्याख्या नहीं करेगा तो बालक समझेंगे कैसे, ये दोनों काम तो रेगुलर चलेंगे। अगर कुछ काम नहीं करेगा तो वो ये करेगा अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि बालकों को वो चीज स्पष्ट करानी है, बालकों को वो चीज समझानी है। और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसका लेवल और बढ़ जाएगा, लेवल यदि हाई हो जाएगा तो बच्चे समझेंगे कैसे भाई। तो इसलिए ना अलंकारिक भाषा का प्रयोग ये इसके अंदर नहीं करेगा। ये किस युक्ति का प्रयोग नहीं करना के लिए पूछा है दोस्तों, तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग आप यहाँ पे नहीं करोगे। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा क्या निकल जाएगा, बी सही उत्तर निकल जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न। देखो प्रश्न सिंपल हो सकते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि उसका उत्तर याद आ गया तो तीसरे ऑप्शन को छोड़ दे, बाकी के 3 ऑप्शन को भी समझा करो, क्योंकि पता नहीं वो किस प्रश्न के अंदर उन 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही निकल जाए, तो उनका भी क्लियर होना साथ साथ में जरूरी है। केवल सही उत्तर पकड़ना काफी नहीं है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है ना वो कहाँ सही हो सकते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना अपन को, कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर। छोटा प्रश्न बताइए अभी, बिल्कुल छोटा प्रश्न। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की रचना का पाठ्यक्रम है। देख रहा है कि माध्यमिक स्तर माने माध्यमिक कक्षाओं और उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना के पाठ का पाठ्यक्रम है। किसके द्वारा उनको रचना सिखाई जा सकती है, क्या क्या वो रचना के लिए कर सकते थे वो। छात्रों को मौलिक कविता कहानी लिखने की प्रेरणा देना, समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास कराना, समीक्षात्मक लेख लिखाना या उपयुक्त सभी। देखो ये बात कर रहा है माध्यमिक शिक्षा के बच्चों का, बड़े बच्चों की बात कर रहा है। बड़े बच्चों की बात में अपन सोचे दोस्तों तो छात्रों को मौलिक कविता कहानी लिखने की प्रेरणा देना ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 10वीं क्लास का बच्चा है या 11वीं क्लास का बच्चा है, उसका शब्द भंडार भी अच्छा हो जाता है, वो चाहे तो कहानी और कविता की रचना कर सकता है, वो कहानी और कविता लिख सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास करना, बिल्कुल समस्या मूलक अभ्यास मतलब कोई समस्या जो चल रही है, जो तुरंत अभी उत्पन्न हुई है या कोई नई समस्या जो चल रही है उसके ऊपर लेख लिखने के लिए कहेंगे तो बालक अपना विचार प्रकट करेगा, उसके लिए हम क्या कहेंगे, रचना ही कहेंगे। नवीन विषयों के ऊपर लिखना ये भी रचना कहलाएगी, तो माध्यमिक स्तर पर ये भी उपयोगी है। जब 2 उपयोगी है तो जाहिर सी बात है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन यदि सही मिल गए तो 100% उपयुक्त सभी को सही करना ही है। लेकिन तीसरा कह रहा है समीक्षात्मक लेख लिखना, मतलब समीक्षा करते हुए लेख लिखना। आपको पता है कविता शिक्षण के अंदर जो समीक्षा प्रणाली होती है वह माध्यमिक स्तर पर सबसे बेस्ट मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है कि समीक्षा करते हुए सीखना। तो समीक्षात्मक लेख लिखना भी 10वीं क्लास के बच्चों के लिए 11वीं क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। यहाँ पे जो आपका उत्तर सही हो जाए क्या हो जाएगा, डी जो है आपका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा और परफेक्ट होगा। ध्यान से सुनना, आज थोड़ी मेरी आवाज दबी हुई है ना, आवाज साफ नहीं आ रही होगी आपके पास, कि अर्थबोध विधि की संज्ञा दी जाती है। अर्थबोध विधि की संज्ञा दी जाती है, मतलब अर्थ का बोध कराया जाना। अर्थबोध किस विधि के अंदर कराया जाता है, अर्थबोध की संज्ञा किसमें दी जाती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, देखो समीक्षा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और अर्थबोध विधि। यहाँ पे यदि प्रश्नों की मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दूं ना तब तो इसका उत्तर व्याख्यान विधि हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है अर्थबोध विधि की संज्ञा दी जाती है। अर्थबोध विधि की संज्ञा अर्थबोध विधि को ही दी जाती है, क्योंकि अपने आप में एक विधि भी है जहाँ पे अर्थ को समझते हुए समझाया जाता है। ये जो होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सिंपल सा प्रश्न था। माध्यमिक क्या कह रहा है ये, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। ये कह रहा है बड़ी कक्षाओं में, बड़ी कक्षा जो है उसके लिए सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी होगी। माध्यमिक स्तर के बच्चों को, 10वीं क्लास तक के बच्चों को यदि आप व्याकरण पढ़ा रहे हो तो इनमें से कौन सी विधि का यदि आप प्रयोग करते हो तो वो बच्चों के लिए सबसे अच्छी या सबसे सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली या आगमन निगमन प्रणाली। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली या भाषा संसर्ग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी माध्यमिक स्तर के लिए एक उपयोगी विधि है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा व्याकरण माध्यमिक स्तर के बच्चे सीख सकते हैं, इसमें नो डाउट सही है। लेकिन ये कह रहा है सर्वश्रेष्ठ विधि की बात की इसने, तो आपने पढ़ रखा होगा व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि ही आगमन निगमन होती है। इन दोनों विधियों के साथ में यदि एक साथ यदि अध्ययन कराया जाए तो वह व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाएगी। तो पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगी दोस्तों। समवाय और भाषा संसर्ग प्रणाली छोटी कक्षाओं के लिए ठीक है। आगमन और निगमन प्रणाली इसके सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है आगमन और निगमन को। हाँ ऑप्शन में यदि आगमन भी अलग दे रखा है, निगमन भी अलग दे रखा है ना, फिर जो व्याकरण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि होगी ना वह आगमन विधि होगी, फिर वो निगमन विधि नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा क्या निकल जाएगा, डी जो है दोस्तों आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा। ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, क्या बात है। मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन करना पाठ्यक्रम की किस विषय वस्तु के
किस स्तर से संबंधित है। ये कह रहा है कि मेले और त्योहारों जैसे पाठों का संक्षिप्तीकरण करते हुए पाठ्यक्रम में लेकर के आ गए, जो मेले और त्योहारों के बारे में जानकारी देते हैं। ये कौन से स्तर के लिए उपयोगी होगा दोस्तों, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या सभी। दोस्तों आपको पता है मेले और त्योहार जो होते हैं ना, हमेशा छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। जो बालक जितने छोटे होंगे उनको मेले और त्योहार क्या लगेंगे भाई दोस्तों, अच्छे लगेंगे। छोटे बच्चों को मेले और त्योहार क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आप जब बचपन में थे तो आप जब बचपन में थे तब आपको मेले और त्योहार अच्छे लगते होंगे, है ना। मेले में जाना, जब आपके आसपास में गांव का कोई मेला पड़ रहा होगा ना, जब आप बचपन में थे तो जाने थे, जब पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी मेले में जाने का शौक था। अब आप इतने एडल्ट हो गए ना, अब आप ना मूवी देखने चले जाओगे लेकिन मेला देखने नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ना वो भावनाएं खत्म हो गई, विचार समय बदलते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे समय और विचारधाराएं दोनों बदलती जाती है। तो मेले और त्योहारों में जो इंटरेस्ट रखते हैं ना, वो कौन से बच्चे रखते हैं, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे रखते हैं। दोस्तों आपने दीपावली पर भी देखा होगा ना, पटाखे इकट्ठे करते थे ना, 2 दिन 5 दिन पहले से आप पटाखे जमाने लग जाते थे। रक्षाबंधन के त्योहार देखा होगा, राखी बांध करके हाथ इतना इतना भर देते थे जब छोटे थे तब, है ना। 2 दिन तक अपने हाथों में रहनी चाहिए, किससे की इतनी राखी बंधी, उमंग किसकी थी, छोटे थे। अब बड़े बच्चे हो गए, अब आप बड़े हो गए, राखी बांधते अंदर हाथ को इतना सा हाथ भरा, सुबह सारी की सारी खोल दोगे, एक हाथ रखोगे अगर जरूरी होगी तो, बाकी क्या करोगे, खोल देते। क्यों हो गए भाई, समय के साथ में आपका समय बदल जाते हैं। तो मेले और त्योहार आदि का जो सरल वर्णन करना है ना, क्योंकि मेले और त्योहार के बारे में इंटरेस्ट भी छोटे बच्चे रखते हैं ना, तो सरल वर्णन प्रारंभिक स्तर के लिए क्या होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक स्तर के लिए यह उपयोगी होता है। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञान, कौशल, ज्ञान उपयोग या उपयुक्त सभी। किसका पूछ रहा है ये, व्याकरण शिक्षण के कौशल के बारे में पूछ रहा है कि व्याकरण शिक्षण का क्या कौशल है। क्या व्याकरण शिक्षा सीखने से बालकों को ज्ञान की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, होती है, तो ज्ञान तो बिल्कुल सही है। व्याकरण सीखने से बालकों में कुशलता आती है कि नहीं आती है, आती है। वो हर एक शब्द का अर्थ ग्रहण कर सकता है, हर एक शब्द को समझा सकता है, कौशल भी सही है। 2 ऑप्शन सही हो गए, मतलब उपयुक्त सभी वाला अपना ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान का उपयोग बिल्कुल, व्याकरण यदि बालक ने सीख रखी होगी तो रचना करने में, अर्थ को समझने में सीखी हुई व्याकरण का वो प्रयोग करेगा। तो मतलब तीनों की तीनों बातें संदर्भ, इसके संदर्भ में सही है। तो इसका जो अपन सही उत्तर निकालेंगे तो क्या निकाल देंगे, डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ये लीजिए आज का अगला प्रश्न। अब देखिए, अब जो प्रश्न का उत्तर होगा चेंज हो गया। पहले केवल संप्रत्यय के बारे में पूछा था, अब ये प्रश्न वापस हुआ है कि अर्थबोध विधि का विकसित रूप है, और किसके द्वारा अर्थबोध विधि का विकसित रूप है। प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षा विधि, व्याख्यान विधि या अर्थबोध विधि। अब जो इसका उत्तर निकालेंगे दोस्तों, देखो समीक्षा विधि कविता की है प्रणाली, जिसके अंदर समीक्षा की जाती है, नहीं होगा। प्रश्नोत्तर विधि तो एक प्रविधि है, मेन विधि के रूप में काम भी नहीं करती है अब तो। अब अर्थबोध विधि नहीं, ये अर्थबोध विधि का विकसित रूप है, तो अर्थबोध का विकसित रूप, अर्थबोध तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई दूसरा होना चाहिए। 3 ऑप्शन तो अपने ऑटोमेटिक कट गए, तो लास्ट में क्या बच रहा है, बी बच रहा है, तो सही बी होना चाहिए, और वास्तविकता में बी सही दोस्तों। अर्थबोध विधि का विकसित रूप है दोस्तों व्याख्यान विधि। अर्थबोध केवल अर्थ समझाया जाता है, इसके द्वारा समझाया जा सकता है। व्याख्यान विधि के द्वारा आपको अर्थ समझाया जा सकता है। कोई कठिन शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसके द्वारा समझा देंगे, आपको व्याख्यान के द्वारा समझा देंगे। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकल जाएगा, भाई क्या निकल जाएगा, बी सही उत्तर निकल जाएगा कि इसका जो विकसित रूप है क्या कहलाएगा, आपका व्याख्यान विधि कहलाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। भाई गद्य शिक्षण यदि आप बालकों को करा रहे हो ना, गद्य पाठ यदि बालकों को पढ़ा रहे हो, तो गद्य पाठ पढ़ाने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, समीक्षा विधि। अरे समीक्षा विधि तो नहीं होगी, क्योंकि समीक्षा विधि को कौन सी विधि माना जाता है, कविता शिक्षण की माध्यमिक स्तर पर एक अच्छी विधि मानी जाती है, तो ये तो नहीं होगी। प्रश्नोत्तर विधि लगभग एक प्रविधि के रूप में काम करती है, विधि के रूप में नहीं के बराबर काम करती है, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि हमेशा प्रविधि होती है दोस्तों, इसके द्वारा शिक्षण कराना संभव नहीं है। तो ये दोनों तो पहले से काट दो, यही नहीं हो रहा है, यही नहीं हो रहा है। अर्थबोध विधि तो नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि अर्थबोध विधि का ही विकसित रूप कौन सा है, व्याख्यान विधि है ना। तो ये कह रहा है गद्य शिक्षण, यदि आप बालकों को गद्य शिक्षण पढ़ा रहे हो ना, तो उसका पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका रहेगा व्याख्यान विधि, कि व्याख्यान विधि के द्वारा बालकों को क्या करोगे, गद्य शिक्षण पूरा का पूरा समझा दो, इसके अलावा और कोई बढ़िया तरीका हो नहीं सकता। अर्थबोध इसी के अंदर समाहित रहेगी। तो यहाँ पे भी जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा, बी जो होगा आप यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए अगला प्रश्न, पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है। ये कह रहा है
कि पाठ्य विधि में गुण और दोषों का विवेचन, कि कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं। ये गुण और दोष आपको जो बताए जाएंगे ये किस विधि के अंदर बताए जाएंगे, वो के वो ऑप्शन है दोस्तों। समीक्षा और प्रश्नोत्तर को तो पहले ही काट दो, ये दोनों नहीं होगी दोस्तों। अब गुण और दोष बताए जा रहे हैं ना दोस्तों, वह अर्थबोध विधि में नहीं बताए जाएंगे। आपको मैं विधि पढ़ाता हूँ, गुण और दोष समझाता हूँ ना, गुण और दोष समझाने का एकमात्र तरीका है व्याख्यान विधि। व्याख्या करके बताओगे इसके अंदर ये गुण है और ये दोष है, इस पर समीक्षा नहीं की जाती। ये कह रहा है कि पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है दोस्तों, तो पाठ्य पुस्तक में जो गुण दोषों का जो विवेचन किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा, आपके व्याख्यान विधि में किया जाएगा। यहाँ पे भी जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, बी से उत्तर निकल जाएगा। ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। बालक में मनन शक्ति का मुख्य कार्य है। बालक यदि मनन करता है, बालक यदि चिंतन करता है, बालक किसी के ऊपर सोचता है ना, अर्थ सहित सोचता है, वो जो मनन शक्ति का जो मुख्य कार्य है क्या है, लिखना, सुनना, बोलना या भाषा, कि किसके द्वारा मनन कर सकता है। मुख्य भाषा का क्या है कि भाई लिख करके मनन करता है, सुन करके करता है, बोल करके करता है। दोस्तों बालक जो मनन करता है ना भाषा के रूप में करता है, मुख्य कार्य भाषा है। आपको यदि भाषा नहीं आती है तो आप मनन नहीं कर सकते। मनन करने के लिए भाषा का होना जरूरी, क्योंकि आप उसी भाषा में क्या करते हो, मनन करते हो। क्योंकि आपको यदि देखे होंगे ना, आपको कभी कभी रात में सपने आते होंगे दोस्तों, सपने आते होंगे ना, आपको सपने उसी भाषा में आते ना जो भाषा आपको आती है। सपने एक मनन का कारण है। बहुत ज्यादा विचार कर लेते तो रात को आपको क्या आता है, सपने आते हैं। तो सपने आते हैं ना उसी भाषा में आते हैं। यदि आपको हिंदी आती होगी ना तो सपने भी आपको हिंदी में आएंगे। अंग्रेजी वाले सपने नहीं आएंगे आपको, कि उर्दू वाले सपने नहीं आएंगे आपको, फारसी वाले सपने नहीं आएंगे आपको। क्यों नहीं आते, क्योंकि आपका दिमाग वो भाषा जानते ही नहीं है। तो इसके लिए भाषा मुख्य है दोस्तों मनन के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा भाई, डी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। धीरे धीरे पास आ रहे ना, बहुत जल्द अपने 2100 प्रश्न हो जाएंगे, आप बने रहो है ना। भाषा का मुख्य कार्य है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है, इसमें से कौन सा काम है जो भाषा का सबसे मुख्य मेन कार्य क्या क्या है। चार ऑप्शन दे रखे, देखिए भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, भाषा बालक को बालक के भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, या उपयुक्त सभी। ये कह रहा है कि भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। ये तो बिल्कुल सही है कि भाषा जो होती है वो क्या करती है, बालक को समाज से जोड़ती है, क्योंकि भाषा बोलेगा तभी तो समाज में वो समायोजित कर पाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, ये भी सही है। बालक भाषा के द्वारा ही तो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है और दूसरों के द्वारा जो अभिव्यक्त किए गए विचार है उसको ग्रहण कर सकता है, ये भी सही है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही दोस्तों। भाषा केवल ज्ञान को आप तक, जैसे मान लीजिए कि आपका मतलब हो गया ये बालक है और ये इसका ज्ञान पड़ा है, ज्ञान इस जगह पे पड़ा है, बालक इस जगह पे है, बस इस ज्ञान को इस बालक के पास पहुंचाने का एकमात्र साधन क्या है, भाषा है। यदि भाषा नहीं है तो ये ज्ञान कभी भी इस बालक के पास में नहीं आ सकता। इन दोनों के बीच में जो माध्यम का काम करती है वो कौन करती है भाई, आपकी भाषा करती है। तो ऑप्शन यदि अपन देखें दोस्तों तो तीनों के तीनों ऑप्शन अपन को क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य के साथ, क्योंकि मैं आपको भाषा शिक्षण के उद्देश्य पढ़ाऊंगा। भाषा शिक्षण के दो तरीके के उद्देश्य होते हैं, भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य और भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मतलब जनरली भाषा क्यों सीख रहा है बालक, विशिष्ट उद्देश्य मतलब भाषा सीखने के बाद में इससे विशेष कार्य क्या करेगा, जैसे साहित्य का सर्जन कर रहा है, व्याकरण सिखा रहा है, व्याकरण पढ़ रहा है, ये क्या विशिष्ट उद्देश्य। भाषा से केवल विचार अभिव्यक्त कर रहा है, विचारों को ग्रहण कर रहा है, ये सारे सामान्य उद्देश्य कहलाएंगे। ये कह रहा है देखो छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना बिल्कुल सामान्य उद्देश्य है। यदि भाषा अगर बालक सीख जाएगा तो नए नए शब्दों को बनाना सीखेगा या सृजन करना सीख जाएगा, वो भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा। भावा अनुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, यानी भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना, साथ में स्वर का निर्माण करना और अंग का संचालन करना, कि किस तरीके से उसको स्वर निर्माण करना, किस तरीके से स्वर को उनको बोलना है, बोलते समय हाथ पांव को कैसे हिलाना, अंग का जो संचालन है वह कैसे करना है, और भावा अनुकूल भाषा का प्रयोग करना है। जैसा भाव है वैसे उस जगह पर वैसी भाषा का प्रयोग करना है, जहाँ पे जैसा वातावरण है वैसी भाषा का वहाँ पे प्रयोग करना है। तो ये भी क्या लग रहा है यहाँ पे, सही लग रहा है, ये भी सामान्य उद्देश्य है। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से
आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। बालक आराम से, सरल ढंग से, स्पष्ट तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपने अंदर जो भाव है उन भावों की आराम से अभिव्यक्ति कर दे। ये तीनों के तीनों दोस्तों भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे भी जो आपका उत्तर सही होता है क्या हो जाएगा भाई, डी जो है यहाँ पे भी आपका उत्तर सही निकलेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपके है ना, आपके विद्यालय में परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता, आप क्या करेंगे। आप किसी विद्यालय के टीचर हैं, वहां का जो परिणाम है संतोषप्रद नहीं रहा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि जो परिणाम आया है ना वो मेरे लिए काफी है, मतलब बच्चे अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, संतोषजनक परिणाम नहीं है। तो ये संतोषप्रद परिणाम नहीं रहता, इसके लिए आप विद्यालय में क्या करेंगे, भी कौन सी टेक्निक अपनाएंगे। योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति, मासिक परीक्षा व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, व्यक्ति निष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण करना या उपयुक्त सभी। देखो पहले ऑप्शन को देखते हैं, योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति। बिल्कुल योग्य टीचर जो वास्तविकता में पढ़ाना जानते हो, पढ़ाने की कैटेगरी और जो मेहनत करना जानते हो, परिश्रमी हो, ऐसे टीचरों की नियुक्ति कर लोगे। बिल्कुल ऐसे टीचर होंगे तो बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे तो बच्चों का विकास ऑलरेडी हो जाएगा, आपका परीक्षा परिणाम क्या हो जाएगा भाई, संतोषप्रद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। ये कह रहा है मासिक परीक्षा व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण करना। आपको एक व्यवस्था कर देनी चाहिए कि हर माह बच्चों की एक टेस्ट ले लो, एक प्रकार की परीक्षा ले लो और उस परीक्षा में बच्चों के अंदर क्या क्या समस्या आ रही है उसका निदानात्मक कार्य करके उसका उपचार करो। हर महीने पढ़ाए हुए चीज का निदान करके उपचार कर दो, ताकि वर्ष के अंत में जो परीक्षाएं होगी ना वहां पे बच्चे क्या करेंगे, अच्छा प्रदर्शन कर देंगे। दोस्तों ध्यान देना, ये जो लाइन दे रखी थी ना, इसी लाइन से एक भारी कोचिंग है ना, उन कोचिंग वालों ने क्या किया, यहाँ से एक प्रश्न उठाया और वहां से प्रश्न पूछा, वही प्रश्न उस बच्चे ने वापस मुझे पूछा कि सर इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इतनी गरीबी नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर। मासिक परीक्षा व्यवस्था का निदानात्मक कार्य करना तथा उपचार करना, यहाँ से उसने प्रश्न बना दिया। प्रश्न क्या बनाया कि उपचारात्मक परीक्षण करना चाहिए प्रतिदिन, उपचारात्मक परीक्षण करना चाहिए प्रतिदिन, प्रत्येक माह, 6 माह या वर्ष के अंत में। और सही उत्तर क्या मान दिया उन्होंने, प्रत्येक माह मान दिया। अब एक गरीब लोगों की देखो, मासिक परीक्षा व्यवस्था का निदानात्मक कार्य करना, उपचार शिक्षण करना चाहिए। इसने केवल एक एडवाइस दी है, आप एक काम करो कि महीने महीने की परीक्षा ले लो, फिर बच्चों की जो समस्या है उसका निदान कर लो। पहले तो उन्होंने शब्द लगाया था उपचारात्मक परीक्षण, प्रश्न यहीं से गलत हो गया कि उपचारात्मक जो होता है वो कभी परीक्षण नहीं होता है। उपचारात्मक हमेशा क्या होता है दोस्तों, शिक्षण होता है। और उपचारात्मक शिक्षण तब होगा जब निदानात्मक परीक्षण लोगे। अब एक वर्ष में उपचारात्मक परीक्षण करना चाहिए, महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में या प्रतिदिन, ये निर्भर करता है निदानात्मक परीक्षण पर। आप जितनी बार निदानात्मक परीक्षण लोगे उतनी बार आपको यदि समस्या आएगी तो उसका उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ेगा। नहीं आएगी तो क्यों करोगे, प्रतिमा क्यों करोगे, जब समस्या नहीं आ रही तो उपचारात्मक शिक्षण क्यों करोगे आप, है ना। ये प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए। अरे ऐसे प्रश्न आते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, बहुत सारी क्विज़ें चलती है आजकल, हर कोई डाल देता है ना, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे घुमा दिमा करके आपको बहुत मतलब रेयर चांस पे विश्वास करना है कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा नहीं है। अपने आप को यदि संतुष्टि है कि हाँ ये प्रश्न बिल्कुल सही है, तब मानना कि हाँ ये प्रश्न बिल्कुल सही है दोस्तों। बाकी है ना ऐसे ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में आपका नुकसान कभी न कभी कर सकते हैं दोस्तों। व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण करना, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण, एक अलग बच्चे का आप उस दिन की अलग से व्यवस्था कर दो और अलग से व्यवस्था करके क्या करो, प्रत्येक छात्र की जो अलग अलग प्रकार की कठिनाई है उन कठिनाइयों को आप क्या कर दो, दूर कर दो। यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा क्या होगा, यहाँ पे भी डी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन डी आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, गुरुजी सारे उपयुक्त सभी वाले लेकर क्या गए, 3 ऊपर वाले थे तो कंप्लीट हो रहे ना, ये ज्यादा जरूरी है भाई। मेरा केवल प्रश्न कराने का माध्यम नहीं है, बाकी आपने पता होगा क्विज चलती है, कैसे चलती है आपको पता है, इस तरीके से प्रश्न बोलेंगे आपको। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है बोलने की, सुनने की, लिखने की, पढ़ने की। आओ बच्चों बस जल्दी जल्दी उत्तर दे दो, हाँ भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उनका नाम ले लोगे, सुनीता क्या बोल रही है, लक्ष्मी क्या बोल रही है ना, जगन क्या बोल रहा है, सबके क्या ले लेंगे, वो नाम ले लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, सबके नाम लेंगे, हाँ बताओ बताओ। अब 3-4 मिनट तक बच्चे उत्तर देंगे, तब तक वो एक प्रश्न लेकर के बैठा हुआ रहेगा। अरे भाई बताना यार, एक प्रश्न का इस बच्चे ने उत्तर दे दिया है, मान ली वो क्यों बैठा रहेगा भाई, आपका काम है समझाओ, बच्चे अपने दिमाग में उत्तर ढूंढ रहे होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कराओ। ये कारण है कि जितने भी टीचर यूट्यूब पे आते हैं ना, वो 20 से 25 या 30 प्रश्न से ज्यादा सोल्व करवा ही नहीं पाते 1 घंटे में। कारण क्या है, उनका मेन टारगेट है टाइम खींचना आपसे। उनको पता है कि 500 बच्चे देख रहे हैं, मैं 500 बच्चों को 1 घंटे तक खींच लूंगा ना, सीधे मेरे 500 घंटे हो जाएंगे। 500 घंटे हो गए मतलब आनंद आ जाएगा। एक
एक वीडियोस के ऊपर 500 घंटे होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो अपने समय वृद्धि के कारण आपके साथ में क्या करते हैं, टाइम पास करने लग जाते हैं ना। ऐसे लोगों से बच करके रहना है, समय बहुत कीमती है। मैं आपसे ज्यादा ना आपके समय की केयर मैं करता हूँ कि नहीं बच्चे 1 मिनट के लिए ना ऐसा वेस्ट, इसलिए मेरी थ्योरी क्लासेस भी आती ना फुल रफ्तार के साथ में आती है, कोई फालतू की बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट होती है। 1.5 घंटे का जो टॉपिक होता है मैं 25-25 मिनट में आपको पूरा करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट, आप छोटे बच्चे नहीं हो जो आपको एक छोटी छोटी चीज समझानी पड़ेगी। आप उच्चतम स्तर के बड़े लेवल के बच्चे हो गए, अपना दिमाग चलता है, आप सब कुछ समझ सकते हो, केवल आपको कंसेप्ट पता ना, इसके लिए आपको आवश्यकता भी नहीं है। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? भाषा प्रवाह का मतलब क्या होता है? तेज गति से जो आप भाषा बोल रहे हो, स्पीड से जो आप भाषा बोल रहे हो, भाषा में यदि आपको गति देनी है, भाषा में प्रवाहात्मकता लानी है, तो इनमें से कौन सा बढ़िया रहेगा भाई? पढ़ने की, लिखने की, सुनने की या बोलने की? दोस्तों मैंने पहले ही कहा ना, आपको कितनी अच्छी भाषा आती है ये आपके बोलने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है। जैसा आप बोलोगे उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको भाषा कैसी आती है। तो भाषा में यदि आपको प्रवाहात्मकता लानी है ना, तो बोलने की जो भूमिका है सबसे अधिक होती है। जो जितना बोलेगा उसकी भाषा उतनी ही अच्छी हो जाएगी, जो जितनी भाषा का प्रयोग करेगा उतनी भाषा उसकी अच्छी होती जाएगी। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा, बोलने की निकलेगा, सुनने की, लिखने की, पढ़ने की नहीं होती है। भाषा की जो पहचान जो की जाती है ना, मुख्य रूप से बोलने से की जाती है। लिखने तो बहुत बाद में आ जाता है, सबसे पहले बोलने से पता चलता है कि इसको भाषा का कितना ज्ञान है, भाषा की कितनी है समझ रखता है। तो भाषा में प्रवाहात्मकता लाने का जो मुख्य काम है ना, कौन करेगा भाई? बोलना। ये जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। मुस्कुरा से कर क्या? मुस्कुरा कर होगा, मुस्कुरा थोड़ी होता है, चलो जो भी होगा देख लेना। मुस्कुरा कर किस शब्द को स्पष्ट करना? मुस्कुरा कर किसी शब्द को स्पष्ट करना। एक अध्यापक कोई आपको पढ़ा रहा है, मुस्कुरा करके किसी शब्द को स्पष्ट कर रहा है, बोल नहीं रहा है, केवल मुस्कुरा रहा है और आप उस शब्द को समझ रहे हो। ये क्या कर रहा है? व्याख्यान विधि, अर्थ विस्तार, परिभाषा बनाकर या अभिनय विधि? देखो व्याख्यान विधि तो कोई नहीं कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, बोल तो कुछ रही नहीं है। अर्थ विस्तार विधि कुछ नहीं बोल रहा है, केवल मुस्कुरा रहा है। परिभाषा बना करके नहीं, परिभाषा कैसे बन रही है? मुस्कुराना कोई परिभाषा होती नहीं होता। यहाँ पे उतरोगा अभिनय द्वारा, वो एक प्रकार का नाटक कर रहा है दोस्तों, एक प्रकार का अभिनय करा रहा है, और अभिनय के द्वारा आपको पता चल रहा है कि इसने क्या शब्द बोला, स्पष्ट किया। कैसे समझिए, बहुत सारे लोग आपको मिलते ना, तो बहुत सारे जैसे आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो वो सामने वाला मान लो गुड मॉर्निंग नहीं बोल के हल्के स्माइल करके उसने गर्दन हिला दी, मुस्कुरा करके गर्दन हिला दी, आप क्या समझते हो? उसने गुड मॉर्निंग बोल दिया है। उस अभिनय की वजह से आपने क्या पहचान दिया? हाँ इसने गुड मॉर्निंग बोल दिया। वो क्या कहलाता है? मुस्कुरा कर। यह अभिनय तो है, शब्द को स्पष्ट करना। जैसे कोई आपको ये हाथ हिला करके कह रहा है तो पता चल जाएगा ना, या तो जाने के लिए कह रहा है, या तो हाय कह रहा है, या बाय कह रहा है, दूसरा दोनों शब्द क्या हो गए आपके? स्पष्ट हो गए। तो ये जो अभिनय के द्वारा शब्दों को स्पष्ट करना कहलाता है दोस्तों। तो ये मुस्कुरा कर जो शब्द को स्पष्ट करना, किसी ने कहा होगा इसको नमस्कार, उसने नमस्कार किया नहीं होगा, मुस्कुरा करके गर्दन झुका दी होगी, या केवल मुस्कुरा दिया होगा। कि मुस्कुरा करके अभिनय कर रहा है, अभिनय के द्वारा शब्दों को क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? ए जो होगा आपका सही उत्तर निकल जाएगा दोस्त। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है, इनमें से भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होगा? सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा भाई? सुनना, बोलना, पढ़ना या अनुकरण करना? सबसे बड़ी चेहरा की भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त साधन, सबसे काम का साधन कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना या अनुकरण करना? देखिए भाषा जो सीखी जाती है ना, आपको पता है भाषा जो सीखी जाती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा। इसीलिए भाषा का एक सिद्धांत भी है, अनुकरण ग्राह्यता का सिद्धांत। अनुकरण ग्राह्यता का सिद्धांत कि बालक जो है भाषा अनुकरण से सीखता है, ये भाषा का सिद्धांत भी है। अनुकरण से सुनना सीखता है, अनुकरण से बोलना सीखता है, अनुकरण से पढ़ना सीखता है। तो इसका ये कि भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त साधन कोई है तो क्या है? अनुकरण करना हो जाएगा दोस्तों। अनुकरण से भाषा सीखता है। यहाँ जो आपका उत्तर होगा सही क्या हो जाएगा? डी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये लीजिए, बच्चों में बोलने से, बच्चा यदि कोई बोल रहा है तो बच्चे में बोलने से क्या होता है ये पूछ रहा है। कोई बालक विद्यालय में यदि बोलता है तो बोलने से पूछ रहा है। बच्चे में बोलने से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा होती है, दूसरों को परेशान करने का कौशल विकसित होता है, कक्षा में एकाग्र होकर बैठने लगते हैं, कक्षा वातावरण को खराब कर देते हैं। देखिए दोस्तों, बोलना सीख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कक्षा के वातावरण को खराब कर देगा। बोलना सीख रहा है मतलब विचारों की अभिव्यक्ति देगा ना, क्लास में बदमाशी करने के लिए बोलना थोड़ी सीखता है, ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। कक्षा में एकाग्र होकर बैठने लगते हैं, क्यों? भाषा सीखेंगे तभी एकाग्र होकर बैठेंगे क्या? दूसरे विषय में नहीं बैठेंगे क्या? नहीं, भाषा का कोई रोल नहीं होता इसमें। एकाग्र होकर बैठने में भाषा का कोई वो नहीं है। बच्चा बोलना सीख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो चुपचाप बैठ जाएगा, एकाग्र होकर बैठ जाएगा, नहीं।
दूसरों को परेशान करने का कौशल विकसित होता है। हाँ, ये कुछ बच्चे कर सकते हो, दंडी बच्चे बोलना सीखे, इसका मतलब ये कि दूसरों को क्या करने लग जाएंगे भाई, परेशान करने लग जाएंगे। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक तरीके से सही नहीं है। बोलना मतलब दूसरों को परेशान करना नहीं होता है। तीनों ऑप्शन अपन ने काट दिए तो सही ऑप्शन अपना ए वाला क्या निकल रहा है, अपने आप सही निकल रहा है। यही सही है कि अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है, कि बोलने को किस तरीके से बोलना है इसकी क्षमता विकसित हो जाती है किसके द्वारा, यदि बच्चा बोलना सीख जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा मेरे दोस्त क्या निकल जाएगा, ए जो होगा यहाँ का सही उत्तर होगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, शिक्षण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयोगी नहीं रहती। देखिए ये कह रहा है शिक्षण की दृष्टि से मतलब पढ़ाने की दृष्टि से कौन सी कविता, इसमें कविता भी नाम दे रखा है साथ में स्तर का भी नाम दे रखा है, तो कौन सी कविता किस स्तर के लिए उपयोगी नहीं होती है। ये कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत वाली कविता, माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान वाली कविताएं, उच्च स्तर पर साहित्यिक कविताएं और प्रारंभिक स्तर पर उद्बोधन वाली कविताएं। तो देखिए प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत ये तो बिल्कुल सही है, छोटी कक्षा के जो बच्चे होंगे वो गीत के द्वारा कविताओं को पढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान कविताएं, बड़ी जो ये होते हैं क्लासें होती हैं वहाँ पे घटना प्रधान कविताएं पढ़ते हैं, जैसे शिवराज विजय पे आ गई, महाराणा प्रताप पर आ गई, पन्ना धाय पर आ गई, ये घटना प्रधान कविताएं बिल्कुल माध्यमिक स्तर पर ये पढ़ी जाती है। उच्च स्तर पर साहित्यिक कविताएं, बड़े स्तर पर चले जाओगे तो मैथिली शरण गुप्त ना, सुमित्रानंद पंत ने क्या लिखी, जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखी, उनकी आप क्या पढ़ने लग जाओगे, कविता पढ़ने लग जाओगे। तो उच्च स्तर पर साहित्य की कविताएं भी क्या होती है, बिल्कुल सही होती है। प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविताएं, छोटे स्तर पर उद्बोध की कविताएं बिल्कुल सही नहीं होगी दोस्तों। उद्बोध की कविता भी माध्यमिक स्तर पर क्या हो जाती है आपकी, छोटे बच्चे उद्बोध वाली कविताएं नहीं पढ़ते, छोटे बच्चे समझ वाली कविताएं कम पढ़ते भाई, है ना, इतनी नहीं पढ़ते। समझ वाली कविताएं कौन पढ़ेंगे, माध्यमिक स्तर वाले छोटे बच्चों के लिए कविता गाना आना चाहिए, इससे ज्यादा वो कुछ सीखना नहीं चाहते। प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध वाली कविताएं है ना असामान्य है, ये उपयोगी नहीं होगी, इसका मानना है भाई डी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, कविता की विशेषताएं नहीं है, क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी विशेषता जो है ना कविता की नहीं है। कविता का एक प्रबल अनुभूति है, कविता में लय ताल और संगीत होता है, कविता नीरस होती है, कविता जीवन का समन्वित रूप है। देखो ये कह रहा है कविता एक प्रबल अनुभूति है, बिल्कुल एक कविता को आप महसूस करते हो, कविता को आप जीते हो, ये तो सही है। कविता में लय ताल और संगीत होता है, बिल्कुल कविता जो है ना पद्य का एक भाग है, उसको गा करके पढ़ना पड़ता है। कविता नीरस होती है, कभी नहीं होती है। हाँ, कविता नीरस हो सकती है यदि पढ़ाने वाला अध्यापक सही नहीं हो तो। यदि पढ़ाने वाला अध्यापक सही है, हिंदी शिक्षक का अध्यापक सही है, वो गा करके कविता पढ़ा रहा है, पद्य शिक्षण आपको गा करके सुना रहा है, तब तो ये सही हो जाएगा। कविता जीवन का समन्वित रूप है, कविता जीवन का समन्वित रूप है, बिल्कुल कविता आपको जीवन से संबंधित जोड़ती है। कविता शिक्षण का सिद्धांत भी है जीवन समन्वय का सिद्धांत, ये कविता आपको जीवन से जोड़ती हुई पढ़ाती है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, ये डी सी वाली जो है व्यवस्था नहीं होगी दोस्तों, इससे निरस्ता नहीं आती, इससे और एक्टिवनेस आती है। ये देखिए अगला प्रश्न, काव्य की कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है। ये कह रहा है काव्य की कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है, अभिधा लक्षणा व्यंजना या राग। ये कह रहा है काव्य की कला पक्ष में अभिव्यक्ति, काव्य की कला पक्ष, काव्य जो एक आर्ट है, काव्य जो आप बोलते हो काव्य को कला कहा जाता है, काव्य का जो आर्ट है उसमें किसके द्वारा आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अभिव्यक्ति कौशल किसके अंतर्गत नहीं होगा भाई, अभिधा लक्षणा व्यंजना या राग। दोस्तों अभिधा के द्वारा भी आप अभिव्यक्त करते हो, बिल्कुल सही है। लक्षणा के द्वारा, ये भी शब्द शक्ति है दोस्तों, हिंदी में आप पढ़ोगे, व्याकरण में आपने पढ़ी भी होगी, तीनों शब्द शक्ति है जिसके द्वारा शब्दों का अर्थ निकाला जाता है। तो लक्षणा भी बिल्कुल सही है, इसके द्वारा भी। व्यंजना भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भाव अभिव्यक्त करने का तरीका है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना, तो तीनों के द्वारा आप कला पक्ष में अभिव्यक्त करते हो, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है नहीं है, पूछा है ना, राग के द्वारा अभिव्यक्त नहीं, राग के द्वारा केवल गाया जाता है, अभिव्यक्त नहीं होता दोस्तों। अर्थ जो निकलता है ना अभिधा लक्षण और व्यंजना से निकलेगा, इन राग से कोई अर्थ नहीं निकलता। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, कविता का किसका भी कविता का चयन करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी कविता का चयन कर रहे हो, कविता पढ़ाने के लिए चुन रहे हो, तो आपको इनमें से किस बात का विशेषतर ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, कविता की भाषा जो है स्तर के अनुकूल हो, कविता का विषय बालकों के जीवन से संबंधित हो,
कविता रुचिकर हो या सभी? मुझे पता है आपको अगर उत्तर इसको पता चल गया होगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई, कविता रुचिकर होनी चाहिए। कविता यदि इंटरेस्टेड नहीं होगी तो बालक वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपका शिक्षण जो है ना वो अच्छा नहीं हो पाएगा। कविता का विषय बालकों के जीवन से संबंधित हो। कविता का विषय कैसा होना चाहिए? जो बालकों के जीवन से संबंधित हो, जीवन से जोड़ता हुआ, जीवन समन्वय जैसा होना चाहिए, ये भी सही है। कविता की भाषा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। कौन से स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हो? तीसरी क्लास के बच्चों को मीरा के पद पढ़ाओ, नहीं समझ में आएंगे। बिल्कुल कक्षा के स्तर की भाषा होनी चाहिए। किस स्तर का बालक है उस स्तर की भाषा होनी चाहिए। तो तीनों बातों का ध्यान आपको कविता चयन करते समय रखना चाहिए। यहाँ पे भी जो आपका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए अगला प्रश्न। कहानी सुनने से, क्या सुनने से भाई? कहानी सुनने से, कहानी आप बच्चों को सुनाते हो तो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, कक्षा में शांत बैठे रहते हैं या बच्चे अनुशासित रहते हैं। देखिए, कहानी सुनाने से बच्चे की कल्पना शक्ति या चिंतन शक्ति का विकास होता है, ये तो बिल्कुल सही। बाल की कल्पना शक्ति का विकास भी होगा, चिंतन शक्ति का विकास भी होता है, ये तो बिल्कुल सही। बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये उद्देश्य नहीं भी, बच्चे खुश होंगे ये भी होता है, लेकिन इतना नहीं। कक्षा में शांत बैठे रहते हैं, क्या शांत बैठे रहने के लिए कहानी सुनाओगे? जरूरी। अनुशासित रहते हैं, ये तीनों भी हैं, लेकिन इतने जरूरी नहीं है। मूल जो उद्देश्य है ना कहानी सुनने से, बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनाना क्यों जरूरी है विद्यालय में? बच्चे की कल्पना और चिंतन शक्ति के विकास के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा दोस्तों, क्या निकल जाएगा आपका? ए वाला जो उत्तर होगा वो क्या निकल जाएगा आपका? सही निकल जाएगा, बाकी वाले नहीं होंगे। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? ये चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो भाषा का नहीं है दोस्तों? क्या पूछा है इसने? नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? विचार विनिमय को कठोर बनाना, सामाजिक जीवन में प्रगति करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। देखिए, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना तो भाषा का एक कार्य है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है और भाषा के द्वारा ही आपके जो आपसी व्यवहार है जो बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय एकता की भावना तो इसके अंदर बढ़ती है, तो बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व का निर्माण करना, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? भाषा के ऊपर ही तो करता है ना। इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया था। बहुत बार आपके नेट पे ऐसे फोटो आते रहते हैं जो आप डालते हो ना, कि एक पास में कोई खूबसूरत लड़की होगी, उसके पास में एक अच्छा सा लड़का बैठा होगा जो उसके जैसा नहीं होगा, मतलब लड़की खूबसूरत होगी और लड़का इतना नहीं होगा, बिल्कुल अलग टाइप का होगा, जो बिना मैच वाली जोड़ी होगी, और उसके नीचे कमेंट लाइन लिखी हुई होती है आपकी, देखिए सरकारी नौकरी का कमाल है ना, सरकारी नौकरी वाले से इसकी शादी हो रही है अच्छी। पर दोस्तों ये नहीं होता है, वो सरकारी नौकरी वाला नहीं है, उसके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण है, उसके अंदर पर्सनैलिटी है बोलने की, उसने बोल करके लोगों को अपनी तरफ इंप्रेस कर रखा है। भले दिखने में खूबसूरत नहीं है तो क्या हो गया, वाणी के द्वारा प्रभावित कर रखा है। तो पर्सनैलिटी का जो विकास होता है ना, व्यक्तित्व के निर्माण की वजह से भी होता है। देखिए ना कितना आम टॉपिक है। आपके जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, यदि सही तरीके से देखा जाए। हर घटना के पीछे मैं मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा ना तो बहुत आनंद आएगा आपको, देखना ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आऊंगा, हाँ इसके पीछे ये कारण होता है। सामाजिक जीवन में प्रगति करना, बिल्कुल सामाजिक जीवन में तो प्रगति करता है, ये तो बिल्कुल सही है। विचार विनिमय को कठोर बनाना, नहीं भाषा का ये कार्य नहीं है, विचार विनिमय को कठोर नहीं बनाती है, विचार विनिमय को सरल बनाती है दोस्तों। ये जो होता है नहीं है ना, ये विचार विनिमय को कठोर बनाना इसका उद्देश्य नहीं है। ये जो होगा इसका उत्तर यहाँ पे सही होगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है? इन विचारों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसको हम प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं? व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, गीत विधि या अर्थबोध विधि? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, अर्थबोध विधि में कौन सा प्रश्न करते हैं? कोई नहीं करता तो ये नहीं हो सकती। गीत विधि भी नहीं हो सकती। व्याख्या विधि में यदि प्रश्न करेंगे तो प्रविधि के रूप में। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि है जिसको हम प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं? दोस्तों ये खंडान्वय विधि। इस खंडान्वय विधि में क्या होता है कि पाठ को अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है, फिर प्रत्येक खंड का अर्थ समझाया जाता है, प्रश्नों के माध्यम से इसको क्लियर किया जाता है और आपस में जोड़ते हुए पूरे पैराग्राफ को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? क्लियर कर दिया जाता है। अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है, फिर प्रत्येक खंड को प्रश्नों के माध्यम से समझाया जाता है, फिर अंत में वापस खंडों को एक साथ जोड़ करके उपसंहार के रूप में वापस बालक को बता दिया जाता है। ये खंडान्वय विधि है ना, एक प्रकार की प्रश्नोत्तर विधि भी है दोस्तों। तो खंडान्वय विधि मैंने आपको पहले समझा भी रखा है ना, पहले की क्लास में देखना। तो बी जो होगा यहाँ आपकी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बी जो होगा क्या हो गया? बी जो होगा क्या हो जाएगा भाई? आपका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में सीखने से होने वाला
प्रभावपूर्ण परिवर्तन है, सीखने से होने वाला। बालक ने कोई चीज सीखी है तो कौन सा परिवर्तन प्रभावपूर्ण होगा? व्यवहार में परिवर्तन, मूल प्रवृत्तियों का परिवर्तन, व्यक्तिगत प्रेरणा का परिवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर नहीं होगा दोस्तों। व्यक्तिगत प्रेरणा में परिवर्तन होने का मतलब यह नहीं होगा कि व्यक्तिगत प्रेरणा में परिवर्तन सीखने से नहीं होगा दोस्तों, प्रभावपूर्ण नहीं होगा। मूल परिवर्तन में परिवर्तन होना संभव नहीं है सीखने से। व्यवहार परिवर्तन दोस्तों, इसलिए आपको पता है ना, प्राप्य उद्देश्य में सामने अपन लिखते भी यही थे, व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि बालकों को आप सिखा करके जो सबसे प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाना चाह रहे हो ना, वो किसमें लाना चाह रहे हो? बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाह रहे हो। इसलिए तो अधिगम की भी परिभाषा, अधिगम जो होता है साइकोलॉजी, उसकी भी परिभाषा क्या है? अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और सीखने का परिभाषा क्या दे रखी है? अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, है ना, इसके द्वारा व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। तो ये जो है ना व्यवहार में परिवर्तन होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। ये जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक बालक सामान्यतः किसी विषय में रुचि अधिक लेता है। एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? इनमें से किस प्रकार के यदि विषय होगा जिसमें बालक पढ़ने में इंटरेस्ट अधिक लेगा? कैसे विषय में वो इंटरेस्ट लेगा? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्कों पर आधारित हो, या उपयुक्त सभी? इनमें से किसके ऊपर वह इंटरेस्ट सबसे अधिक लेगा दोस्तों? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, बिल्कुल बालक उसी चीज को पढ़ेगा जो वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। कल्पनाओं से संबंधित हो या तर्कों पर आधारित हो, उपयुक्त सभी मत कर देना दोस्तों। बालक कल्पना पर आधारित चीज भी इतनी नहीं पढ़ना चाहता, तर्क पर आधारित भी नहीं पढ़ना चाहता। कोई बालक किसी चीज में तब इंटरेस्ट लेगा जब वो वस्तु उसके जीवन से जुड़ी हुई हो। जीवन की कल्पना नाम की कोई चीज नहीं होती दोस्तों। तो कल्पना और तर्क पर आधारित विषय वस्तु को कम पढ़ना चाहेगा। वो किसमें पढ़ना चाहेगा? जीवन से संबंधित हो, जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई विषय होगी, उस विषय में पढ़ने में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो सही उत्तर जो यहाँ उपयुक्त सभी नहीं होगा दोस्तों, ए जो होगा वो क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न। एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय, क्या कह रहा है ये? एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? कोई अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए आ रहा है, इनमें से किसका प्रयोग वो सबसे पहले करेगा दोस्तों? पाठ्य पुस्तक का, सामान्य बोलचाल का, श्याम पट का, या प्रश्न पूछने का? किसका प्रयोग वो सबसे पहले करेगा? तो भाई पाठ्य पुस्तक का, सामान्य बोलचाल का, श्याम पट का, या प्रश्न पूछने का? शिक्षक कौन सा है? भाषा पढ़ाने वाला शिक्षक है, तो आते ही प्रश्न पूछेगा नहीं। श्याम पट का भी बाद में करेगा, पाठ्य पुस्तक भी उपयोग में नहीं लेगा। भाषा का टीचर है, पहले आते ही भाषा का टेस्ट करेगा। किसके द्वारा? सामान्य बोलचाल के द्वारा। सामान्य बोलचाल करेगा। ये कह रहा है कि पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? सबसे पहले किसका प्रयोग करना चाहिए? तो सामान्य बोलचाल का सबसे पहले प्रयोग करना चाहिए। बी जो होगा यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। भाषा की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में क्या कहलाती है? बालक आप जो लिख रहे हो, आप जो बोल रहे हो, भाषा के क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? गद्य, पद्य, व्याकरण, या रचना? तो दोस्तों लिखना और बोलना भाषा के अंतर्गत रचना कहलाता है दोस्तों, क्योंकि रचना के दो ही प्रकार है, लिखना और बोलना। तो लिखना, बालक अपने यदि विचारों को लिखता है या बोलता है, ये क्या है? एक प्रकार की रचना है दोस्तों। ये कह रहा है कि भाषा में मौखिक एवं लिखित, कौन सी भाषा में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में क्या कहलाती है दोस्तों? तो भाषा के क्षेत्र में कहलाती है आपके रचना। सी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन सा है? साहचर्य का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, या लिखने का सिद्धांत? तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होगा ना तो साहचर्य का सिद्धांत होगा, ये आवृत्ति का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, या लिखने का सिद्धांत। भाषा आप कब स्पष्ट सीख सकते हो? भाषा आपको यदि अधिक सीखनी है ना, तो भाषा सीखने का एक ही तरीका है, जिसकी आप जितनी प्रयास करोगे, जितनी बार जिसका आप प्रयोग करोगे, वह भाषा आपको उतनी ही अच्छी आएगी। लेकिन भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि भाषा शिक्षण का मुख्य अर्थ क्या है? बालकों को भाषा सिखाना। और बालक भाषा तभी अच्छा सीख सकता है जब भाषा का बार बार वो क्या करे? प्रयोग करे। तो लिखने का सिद्धांत या बोलचाल का सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत सही होगा। बोलचाल का सिद्धांत भी हो सकता है, बोलचाल का सिद्धांत जरूरी है, बोलचाल करोगे तो भाषा सीखोगे। उससे भी ज्यादा
जरूरी है आवृत्ति का सिद्धांत, कि आप उस बार बार बोलचाल के माध्यम से बोलते बोलते कितनी बार उस भाषा का प्रयोग करोगे, जितनी बार उस भाषा का प्रयोग करोगे उतनी बार वो भाषा आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है ना दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? आपके आवृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। बी जो होगा इसका क्या हो जाएगा भाई? आपके सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न। आज वास्तविकता में आवाज बहुत खराब है। उद्बोधन विधि का प्रयोग है ना, अब आवाज खराब होती है तो डर लगता है कोरोना नहीं हो जाए बहुत है ना। आप लोग भी अपनी सेफ्टी बनाए रखना, घर से बाहर बहुत ही कम निकलना है ना। कोरोना जो है ना बड़ा भयानक रूप लेकर के आया है वापिस। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी है, लोग मर भी रहे हैं, इतने पॉजिटिव भी आ रहे हैं ना, तो ऐसे ही नहीं, कुछ न कुछ तो आग लगी है, बाकी ऐसे ही धुआं नहीं उठेगा है ना। तो ये जो हो रहा है ना बिल्कुल हो रहा है, आप लोग भी सतर्क रहे, बार बार जाए कहीं भी जाए, मास्क वास्क पहन के रखें ना, डिस्टेंस बना करके रखिए, सोशल आराम से ना ध्यान रखें। एक बार यदि बीमार हो गए तो ये रीट वीट रह जाएगी, बहुत भारी समस्या हो सकती है। आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को नुकसान भुगतने के लिए ना तैयार कर सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए ना, छोटी सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है, इसलिए बाहर कहीं भी जाए ना बिल्कुल ध्यान से रखें है ना। मैं खुद भी ऑफलाइन पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ कहीं भी, कारण क्या है दोस्तों? कोरोना इतना फैल रहा है। अपन बाहर दिन भर बाहर घूमते, लेकिन घर जाते, घर में छोटे बच्चे भी होते हैं ना, माता जी पिताजी बुजुर्ग लोग भी होते हैं, उनके संपर्क में आ जाए और अपनी वजह से काल उनके साथ में कोई घटना घट जाए ना, इसके जिम्मेदार अपन स्वयं होंगे। तो कोरोना को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, इसकी सेफ्टी आपको बनाए रखना है दोस्तों। उद्बोधन विधि का प्रयोग किस स्तर पर उपयोगी है? उद्बोधन विधि जो है, मैंने अभी तो बताया था आपको, उद्बोधन विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है? माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है, उच्च स्तर पर या छोटे स्तर पर? तो माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है। बी जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। इसने उच्च स्तर कैसे दे दिया? उच्च स्तर भी माध्यमिक स्तर के में आता है, लेकिन सही है, बी जो है यहाँ पे सही है। ये क्या है देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? सक्रिय का मतलब क्या होता है? जो रूटीन में है, जिसे आप उपयोग कर रहे हो, जो आपके दैनिक जीवन में काम आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय कहेंगे। ये कह रहे हैं बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? जिन शब्दों का बालक अर्थ जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ व प्रयोग बच्चे करते हैं। सक्रिय का मतलब ये होगा, तो सक्रिय का मतलब क्या? एक्टिव रहना। तो कौन से? जिन शब्दों का अर्थ जानते हैं, अर्थ जानने का मतलब क्या होता है? खाली बच्चे बोलते तो है नहीं, अर्थ जानने से मतलब सक्रिय नहीं होंगे। जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, केवल जानने से क्या होगा? प्रयोग करेंगे तो सक्रिय में आएगा ना? नहीं होगा। जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, ये थोड़ा सही हो सकता है। जिन शब्दों का अर्थ व प्रयोग जानते हैं, देखो प्रयोग भी इसमें जोड़ दिया, लेकिन इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, अर्थ, जिसका अर्थ भी जानते हैं और जिसका प्रयोग करना भी जानते हैं। केवल प्रयोग कर रहे हैं और अर्थ नहीं जानते ना, ये नहीं, जिसका अर्थ भी जानते हैं और प्रयोग ही करते हैं, ये बच्चों के अंदर सक्रिय शब्दकोश का उदाहरण है। सक्रिय का मतलब जिसका अर्थ भी जानते हैं और जिसका प्रयोग भी करे, सर्वाधिक जिसका प्रयोग करे बालक, उसके अंदर सक्रिय है। डी जो होगा आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? भी सही हो जाएगा। डी उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा भी। ये लीजिए अगला प्रश्न। भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है। विस्मृति का मतलब होता है दोस्तों भूलने की आदत को रोकने के लिए, बालक किसी चीज को भूले नहीं। तो भाषा शिक्षण में आप ऐसी कौन सी क्रिया करवाओगे जिससे बालक भूलने की जो आदत है, विस्मृति की जो आदत है, वो क्या हो जाएगी? आप विस्मृति को रोकने के लिए, जिससे बालक की भूलने की जो आदत है उसको आप रोक लोगे, या बालक भूलेगा नहीं, विस्मृति नहीं होगी। तो प्रेरणा, क्रमबद्धता, अभ्यास या लिखना। देखो प्रेरणा और क्रमबद्धता और लिखना का इतना रोल नहीं है दोस्तों। प्रेरणा लेकर के आप विस्मृति को कैसे रोक सकते हो? क्रमबद्धता का कोई रोल नहीं है, केवल लिखो, लिखा लोगे, इसका मतलब ये नहीं कि बालक भूलेगा नहीं। अभ्यास जो होगा ना, यहाँ पे सही उत्तर होगा दोस्तों। जिस चीज की आप जितनी प्रैक्टिस कराओगे, जितनी बार बालक प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी क्या होगी? विस्मृति की आदत कम हो जाएगी। बालक भूलना क्या करेगा भाई? कम कर देगा। तो किससे भूलना कम करेगा? अभ्यास के द्वारा। कि कितना आप अभ्यास करवा रहे हो, जितना आप अभ्यास कराओगे बालक भूलना उतना बंद कर देगा। तो विस्मृति की आदत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, वो क्या है आपका? सी, अभ्यास। क्या जरूरी भाई? अभ्यास ज्यादा जरूरी है। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। एक शिक्षक, एक अध्यापक है, एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर, प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ा रहा है। यह शिक्षक रचना शिक्षण की किस विधि से पढ़ा रहा है? ये कह रहा है कि एक बालक, अध्यापक जो है ना, वो बालक को क्या दिखा रहा है? एक चित्र दिखा रहा है और चित्र में से प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न पूछते पूछते बालक को कहानी पढ़ा रहा है। पहले चित्र दिखा रहा है, चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न पूछते पूछते बालक को कहानी पढ़ा रहा है। ये किस विधि का प्रयोग कर रहा है दोस्तों? अनुकरण विधि का, उद्बोधन विधि का, भाषा लेख या मॉन्टेसरी? देखिए मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग नहीं करा है। मॉन्टेसरी विधि में तो क्या होता है? चित्र लगे होते, चित्रों के आगे नाम लगे होते हैं, तो बालक नाम के माध्यम से चित्रों को आपस में जमा देता है। ये मॉन्टेसरी विधि, ये तो नहीं होगा। भाषा लेख विधि का तो यहाँ प्रयोग ही नहीं हो रहा है। उद्बोधन विधि को टिक करो। अनुकरण विधि का तो कुछ चल ही नहीं रहा है। अनुकरण कहाँ करवा रहा है? कुछ नहीं करवा रहा है। यदि तीनों ऑप्शन को अपन काट दें तो अपना सही उत्तर क्या निकल जाएगा?
उद्बोधन विधि, वास्तविकता में उद्बोधन विधि ही इसका उत्तर सही है दोस्तों। उद्बोधन विधि में ही ये क्रिया होती है कि पहले बालक को चित्र या मॉडल दिखाई दे जाता है, उसके आधार पर बच्चों को प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछते हुए उस कंसेप्ट को समझाया जाता है। तो सही उत्तर जो होगा ना क्या हो जाएगा आपका उद्बोधन विधि, बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। ये लीजिए अगला प्रश्न। एक अध्यापक, एक टीचर है, एक अध्यापक छात्रों को पुस्तक प्रदान कर देता है, बालकों को एक पुस्तक दे देता है और पुस्तक देकर अपने आप निबंध लिखने को कहता है। एक अध्यापक ने टीचर को किताब दे दी, फिर कहा कि अपने हिसाब से एक निबंध लिखो, निबंध लिखने को कहता है और बीच बीच में वह उनका मार्गदर्शन भी करता है। वो किस विधि के अंतर्गत ऐसा कार्य होता है? यानी आपको एक टीचर एक किताब दे दी और आपको कहा कि अपने हिसाब से कोई एक निबंध लिखो और बीच बीच में टीचर आकर के आपको क्या कर रहा है, कभी कभी आपको मार्गदर्शन कर रहा है। देखिए प्रवचन विधि तो यहाँ पे नहीं है, उद्बोधन विधि में अभी आपको समझे ये नहीं है। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो मंत्रणा विधि यहाँ पे सही जा रही है, बिल्कुल मंत्रणा विधि यहाँ पे आंसर सही होगा। मंत्रणा विधि में क्या होता है, जो ऐसी विधि को पढ़ाता भी नहीं है ना, कितनी मतलब नॉर्मल विधि, किसी को पता ही नहीं मंत्रणा विधि क्या है। मंत्रणा विधि में क्या होगा कि टीचर आपको पहले एक पाठ्य पुस्तक दे देगा, उसको आप आराम से पढ़िए और समझिए, फिर क्या कहेगा अपने मर्जी से एक निबंध लिखिए, अपने आप एक निबंध लिखिए। वो कुछ नहीं बताएगा, वो केवल और केवल बीच में आएगा और आपको आकर के केवल और केवल मार्गदर्शन करके जाएगा, छोटी छोटी एडवाइस देकर के निकल जाएगा। यह जो क्रियाएं चलती है ना दोस्तों, ये किसमें चलती है? आपकी मंत्रणा विधि में चलती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा भाई? ए। ये देखिए अगला प्रश्न। प्रोजेक्ट विधि में, कौन सी विधि में भाई? प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में किसकी शिक्षा प्रदान की जाती है? सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा? दोस्तों नैतिक और बेसिक और सैद्धांतिक शिक्षा, हालांकि प्रोजेक्ट विधि के अंदर सिद्धांत होते हैं, लेकिन कौन सी शिक्षा प्रोजेक्ट का या बालकों को कौन से दोगे? जो उनके जीवन के लिए उपयोगी होंगे, जो उनके जीवन में काम आएंगे, जो पाठ का विस्तार करते होंगे। ऐसे तो अपन योजना कार्य देंगे ना बच्चों को, दत्त कार्य प्रदत्त कार्य कौन सा देते हैं अपन? प्रोजेक्ट कार्य जो बालकों को देते हैं वो कौन सा देते हैं? जीवन से उपयोगी होना चाहिए, उनके जीवन में, उनके दैनिक लाइफ में, रूटीन लाइफ में क्या उपयोगी हो, उसका कहीं प्रयोग कर सके, उनके ज्ञान का विस्तार कर सके, ऐसा हम प्रोजेक्ट कार्य देंगे। यहाँ पे बेसिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सैद्धांतिक शिक्षा नहीं होगी दोस्तों, जीवन उपयोगी शिक्षा। प्रोजेक्ट विधि शिक्षा प्रदान करती है तो जीवन से उपयोगी शिक्षा, जो आपके जीवन में काम आएगा वही प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया जाता है। यहाँ पे आपका उत्तर सही होगा बी। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। मौखिक अभिव्यक्ति का एक आवश्यक गुण क्या है? इसमें से गतिशीलता, प्रभाव, उत्पादकता, उच्चारण शुद्धता है, ग्राह्यता। ग्राह्यता होगा यहाँ पे, ग्राह्यता। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? ग्राह्यता तो है नहीं है, मौखिक के द्वारा तो अभिव्यक्ति किया जाता है। उच्चारण की शुद्धता हो सकती है, प्रभाव, उत्पादकता या गतिशीलता। हालांकि ये तीनों चीजें जरूरी है, लेकिन मेरा आवश्यक गुण क्या है? तो आवश्यक गुण तो उच्चारण की शुद्धता है। पहले आप शुद्ध बोलना सीखें, एक तो मौखिक में क्या है? शुद्ध उच्चारण करना सीखें। उच्चारण शुद्ध के बाद में गतिशीलता और प्रभाव उत्पादकता बाद में आती है। अगर आपके उच्चारण शुद्ध है तो प्रभाव उत्पादकता अपने आप आ जाएगी, है ना। उच्चारण शुद्ध नहीं तो कभी भी आपके प्रभाव उत्पादकता भी नहीं आ सकती और कभी गति भी नहीं आ सकती। तो गतिशीलता और प्रभाव उत्पादकता दोनों किस पर निर्भर करती है? आपके उच्चारण शुद्धता पर निर्भर करती है। यहाँ पे उच्चारण शुद्धता जो होगा आपका आंसर सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है दोस्तों। उपलब्धि परीक्षण वही परीक्षा है, वर्गीकरण, श्रेणी विभाजन, शिक्षण की कठिनाइयों का निदान या शैक्षिक निर्देशन। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से शैक्षिक निर्देशन तो दिए जाते हैं कि आपको आगे शिक्षा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बिल्कुल सही है। शिक्षण की कठिनाइयों, शिक्षक की कठिनाइयों का निदान इसमें नहीं होता है। श्रेणी विभाजन, बिल्कुल परीक्षा होगी तो कैटेगरी के अंदर बांट दिया जाएगा। वर्गीकरण भी इसके अंतर्गत किया जाता है, परीक्षा के बाद में वर्गीकरण भी किया जाता है। ये तीनों काम उपलब्धि परीक्षण के बाद में किया जाता है। शिक्षक की कठिनाइयों का निदान, शिक्षण की कठिनाइयों का निदान होता नहीं होता, शिक्षक की कठिनाइयों का निदान इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत। सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षण की कठिनाइयों का निदान नहीं होता। वाकई में बहुत ज्यादा खराब हालत है आवाज की। जब बालक किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है वो प्रक्रिया कहलाती है। सीखी हुई बात का प्रयोग करने की कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? प्रेरणा, अधिगम, शिक्षण या अधिग्रहण? अधिगम मत कहना, सीखना अधिगम कहलाता है। सीखी हुई चीज का प्रयोग करना अधिगम नहीं कहलाता है। प्रेरणा नहीं, शिक्षण नहीं, ये कह रहा है सब सीखी हुई बात का प्रयोग करता है वो प्रक्रिया है अधिग्रहण। दोस्तों सीखी हुई बात का प्रयोग करना अधिग्रहण कहलाता है। सीखा हुआ अभिग्रहण करना, सीखना अभिग्रहण करना, सीखा हुआ वापस प्रयोग करना अधिग्रहण कहलाता है। दोस्तों सही उत्तर जो होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिग्रहण। जब बालक किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है अधिग्रहण। अब देखिए अगला प्रश्न।
वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? वर्तनी मतलब लिखावट की जो शिक्षा का ज्ञान है ना, किस स्तर पर पूरा हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर? पहले बालक को वर्तनी का ज्ञान, तो जब विद्यालय में आएगा सबसे पहले वर्तनी का ज्ञान करा दो। बालक यदि बड़ी कक्षा में चला जाएगा फिर वर्तनी की शुद्धि नहीं निकलेगी। जैसे मेरे मात्राओं की मिस्टेक है, मैं हिंदी में मात्राओं की मिस्टेक बहुत ज्यादा करता हूँ, यही कारण है कि मैं आपको संस्कृत नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि संस्कृत पढ़ा सकता हूँ। पीछे कारण यही है, मात्राओं की मिस्टेक बहुत ज्यादा है। अब मात्राओं की मिस्टेक है, इसके पीछे क्या कारण है? ये मुझे मात्राओं की मिस्टेक कहाँ निकल जानी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर निकल जानी चाहिए ना। प्राथमिक स्तर पर नहीं निकली तो फिर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक में कितनी चला गया वो मात्राओं की मिस्टेक अभी तक रह गई है। एक प्रकार की ये समस्या मेरे अंदर रह गई। तो वर्तनी का जो शुद्ध काम कहाँ हो जाना चाहिए? आपका प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। ये जो होगा क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है शिक्षक निर्मित, मौखिक निर्मित, आत्मनिष्ठ या प्रमाणीकृत। मैंने पहले ही बता दिया परीक्षण जो होता है दो प्रकार का होता है, प्रमापी और अप्रमापी। प्रमापी मतलब विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित होता है, अप्रमापी जो शिक्षक के द्वारा निर्मित होता है। इसी को कहते हैं विश्वसनीय का मतलब जो नियम सिद्धांत पर आधारित हो, नियम सिद्धांत और ब्लूप्रिंट के आधार पर हमेशा प्रमापीकृत बनता है, जिसे हम कहते हैं विशेषज्ञ निर्मित। तो ये कह रहा है अधिक विश्वसनीय कौन सा होगा? तो अधिक विश्वसनीय जो होगा ना प्रमापीकृत होगा, अप्रमापीकृत नहीं होगा। शिक्षक निर्मित इतना विश्वसनीय नहीं होता है, यह कम विश्वसनीय होता है। ये दोनों तो वैसे काट दो, इन दोनों में से जो सही उत्तर होगा ना क्या हो जाएगा आपके डी, आपका उत्तर सही हो जाएगा, प्रमापीकृत परीक्षण। ये मैं आपको उपलब्धि परीक्षण पढ़ाऊंगा तो और पढ़ा दूंगा आराम से डिटेल से, बढ़िया चीज। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पढ़ना। यदि आप सीख रहे हो ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्तनी का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, पढ़ने का प्रवाह या अर्थ ग्रहण। पढ़ना मतलब ऐसे पढ़ना, पढ़ रहे हो ना आप, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अर्थ ग्रहण करना। क्योंकि मेरा पठन कौशल में ये चीज भी आती है, बिना अर्थ ग्रहण के पढ़ना, अर्थविहीन पढ़ना कोई काम का नहीं होता। अर्थविहीन पढ़ना अर्थविहीन ही होता है। तो अर्थविहीन पढ़ना कोई काम का नहीं है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। से जो होगा यहाँ का क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बालक सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार किसने दिया कि बालक सामाजिक अंतः क्रिया सीखते हैं? तो जैव सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। इसलिए दिया था, इसलिए तो सामाजिक अंतः क्रिया के द्वारा सीखता है। सामाजिक जैव सामाजिकता के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया संप्रेषण के ऊपर। बालक को अधिक से अधिक संप्रेषण करना चाहिए, अधिक से अधिक बोलना चाहिए, तो संप्रेषण पर अधिक बल दिया था। इसका जो सही उत्तर होगा ना क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। दोस्तों सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीखता है, ये विचार किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है? बिल्कुल नहीं होती। जन्मजात होती है या अर्जित होती है? दोस्तों बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बहुभाषिकता के सिद्धांत के अंतर्गत चोम्स्की ने यह बात पहले से बता रखी है, बालक जो होता है अपने मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार का भाषा यंत्र लेकर के जन्म लेता है और उसी भाषा यंत्र से वो जितनी चाहे भाषा आराम से सीख सकता है। तो भाषा अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती है, अनुकरणीय भी नहीं होती। भाषा जो सीखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है दोस्तों? सीखने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? अर्जित की जाती है भाई। भाषा के सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है। भाषा सीखने की क्षमता, भाषा हमेशा अर्जित होती है। डी इसलिए बिल्कुल सही आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बड़े उच्च प्राथमिक अपर प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? भाषा के व्याकरण बिंदुओं को, परिभाषा को जानना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, हिंदी साहित्य की विद्याओं को समझने का विकास करना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सर्जनशील करना। ये तो सही है, अपने निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का नया नया रूप बनाना बड़े उच्च प्राथमिक वाले बच्चों को ये सिखाना चाहिए। सही है बिल्कुल। हिंदी साहित्य विद्याओं की समझ का विकास करना, बिल्कुल। हिंदी के साहित्य के बारे में हल्की हल्की जानकारी, छठी सातवीं में जाते हो तो हल्की हल्की साहित्यिक कविताएं आपके आने लग जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल ये भी प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल सही है। ये कह रहा नहीं है दोस्तों, ये भी सही है। ये कह रहा भाषा के व्याकरण बिंदुओं को, परिभाषा को जानना, प्रत्येक व्याकरण के बिंदु की परिभाषाओं को जानना, ये कुछ प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखाया जाता, ये माध्यमिक स्तर की बात हो जाती है दोस्तों। ये जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसने नहीं पूछा था, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ये लीजिए आज का आपका अंतिम प्रश्न क्या कहता है? पहली कक्षा में, आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है पहली कक्षा में बी लिखना के अंतर्गत आता है। इसमें से कौन सी बात है जो पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत आती है? तो वाक्य लिखना तो पहले से लिखना ही होता है, शब्द लिखना ये भी लिखना ही हो रहा है, अक्षर का लिखना ये भी लिखना ही कहलाता है। लेकिन चित्र बनाना, यदि छोटी कक्षा में यदि बालक कोई चित्र बना रहा है ना, तो ये भी पहली कक्षा के अंतर्गत इस चित्र बनाने को भी क्या कहेंगे? लिखना ही कहेंगे। क्योंकि वो पेन पकड़ना सीख रहा है, कुछ न कुछ आकृति बनाना सीख रहा है, आज चित्र बना रहा है तो कल वो उससे अक्षर लिखना भी सीखेगा। तो चित्र बनाना जो है ना पहली कक्षा में किसके अंतर्गत आता है? आपके लिखना के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? आपका डी। ये होते हैं आज आपके 1350
प्रश्न कंप्लीट दोस्तों। 1350 प्रश्नों का सफर जो है अपन ने अभी कंप्लीट कर दिया। आपको जाना नहीं है ना, केवल 10 मिनट के बाद मेरा वापस इसी चैनल पर आ जाना। आपको कौन सी क्लास मिल रही है? थ्योरी क्लास मिल रही है। ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 से 35 मिनट की क्लास होगी थ्योरी क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नीट फर्स्ट लेवल में भी है, नीट सेकंड लेवल में भी है, एसएसटी वालों की भी है, साइंस वालों की भी है, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत भी है। तो चारों पांचों जगह से ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत तेज गति से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो टॉपिक पढ़ने के लिए 10 मिनट बाद में आ जाइए। मिलते हैं अगली बार ऐसे नए प्रश्नों के साथ में। तब तक आपने तैयारी को भी अच्छी बना करके रहिए और कोरोना से ज्यादा से ज्यादा बचाव करते रहिए। बाहर करने के लिए मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस जो है बना के रखिए दोस्तों। राधे राधे।